पहले वो प्रोड्यूसर हुआ करते थे कि हम स्टोरी सुनते थे, राज कपूर साहब ने बंगला बेच दिया, उनको गाना समझ में नहीं आया, रीशूट कर दिया। अब फिल्म मेकिंग वही है। मैं तो यही कहता हूँ कि 12th मैन को बैटिंग करने का चांस मिला है, क्योंकि हम तो पवेलियन में बैठे थे इतने सालों से, तो वो चांस इन्होंने दिया है हमें, राइट। तो हमारे कोच भी ये हैं, हमारे फ्रंट फुट प्लेयर भी ये हैं। अब देखिए ना कि हम नए स्टार पैदा नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट शाहरुख खान बनाना, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फेमिलियर स्टार होना, कि 10 साल में हमारे कोई ऐसा एक्टर नहीं आया जिस पर आप ओपनिंग ले सकें। कि जैसे वेस्ट में आपको ऐसे बहुत सारे एक्टर मिलेंगे कि टॉम क्रूज़ हैं या ब्रैड पिट या डिकैप्रियो हैं, तो बहुत ऐसे एक्टर भी हैं जिनके साथ आप एक बजट की फिल्म बना सकते हो। हमारे वो सिस्टम ही नहीं है, या तो आप जो पॉपुलर स्टार हैं उतने हैं या उसके बाद कुछ है ही नहीं। ट्रेलर टीजर जो भी बाहर आया है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और तुम्बाड़ की जो लेगेसी चली आ रही है ना, एक कल्ट क्लासिक फिल्म में री रिलीज होकर कोई फिल्म इतना कहाँ काम आती है। और आपको पता है नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिल्म मेकिंग इज सच अ सीरियस बिजनेस कि जब आप फिल्म रिलीज कर रहे हैं, कितने थिएटर पे है, कहाँ लोड हो रही है। तो क्या चैलेंजिंग पार्ट था जब आप सोहम, खास करके आप जब एक सेकेंड प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल वर्किंग ऑन क्रेजी एंड हाउ दिस फिल्म हैपेंड टू यू? मतलब मेरे लिए चैलेंजिंग पार्ट ये था कि कार चलानी पड़ेगी, इससे ज़्यादा चैलेंज कुछ नहीं था। क्योंकि जो मेरे डायरेक्टर थे वो कहते थे भाई कार चलानी पड़ेगी। हमने बहुत रास्ते निकाले कि यार गिरीश, जो मेरे आसपास के लोग थे कि वो कह रहे थे सोहम यू कांट ड्राइव, इट्स रिस्की, ये वो कैमरा लगे होंगे, पर गिरीश जो थे वो बहुत पर्टिकुलर थे कि नहीं यार आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। इन्होंने बहुत कॉपरेट करने की कोशिश, हमें स्क्रीन लगा के शूट कर ले, वो उसको वर्क नहीं किया। क्योंकि वो जो गाड़ी चलाने का एहसास है वो अपना आप एक एहसास है कि आपको लगता है कि हाँ रियल है। और अभी हम देखते हैं तो हमें लगता है यार गिरीश एकदम राइट थे। उस समय हमें लगता था यार कि ऐसा भी होता है कि स्क्रीन पे शूट कर सकते हैं। बस यही एक दिक्कत थी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि जिस आदमी ने क्रेजी लिखी है तो मैं उसके अंदर वो एक मैडनेस देख पाता था। तो मुझे वो लोग बहुत पसंद आते हैं जिसमें एक मैडनेस हो, क्रेजीनेस हो, कि ऐसी स्क्रिप्ट लिखना इस इंडस्ट्री में। अब तो फिर भी 2024-25 में हम थोड़ी अलग तरह की फिल्में बनती हैं। जब इन्होंने लिखी थी 2017 में लिखी थी, हमारे पास जब लेके आए थे 2019 में लेकर आए थे। तो मैं उस बात को बहुत दाद देता था जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी तो इट्स अ पेज टर्नर। हमको बहुत मज़ा आया था पढ़ के, और ऐसा लगा यार कोई आदमी कुछ नया करना चाहता है। तो मुझ पर ये कोई प्रेशर नहीं था कि मैंने तुम्बाड़ बनाई है तो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या हो, और उतना बड़ा हो, उतना भव्य हो, या पीरियड ही हो। वो मुझ पर कभी प्रेशर नहीं था। मेरा कोई जॉनरा नहीं है एज एन एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर कि मैं यार यही बनाना चाहता हूँ, या मुझे कोई बात है जो कहनी है। मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश है, अच्छे डायरेक्टर की जिसमें थोड़ा सा पागलपन हो। वो मुझे गिरीश में मिला था। तो वो रास्ता हमारे लिए बहुत आसान था फिल्म को ग्रीन लाइट करना। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम लगा कि हमने बहुत सारे स्टूडियोज़ की सुनाई, बट लोगों को लगा कि नहीं यार ये थोड़ी अतरंगी फिल्म है, ज़रा हटके फिल्म है, थोड़ी नई फिल्म है। तो फिर हमें लगा कि यार हमें हमारे रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे। फिर अंत में 2022 में फिल्म शुरू हुई और आज यहाँ पहुँची है, रिलीज़ हो रही है। गिरीश, 2017 में फिल्म लिखना, जैसे अभी सोहम ने बताया कि, और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट द पीपल हु आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, द पीपल हु आर रनिंग द इंडस्ट्री, सो कॉल्ड बिग स्टूडियोज एंड ऑल, आप जब स्टूडियो के पास जा रहे हैं, एक बहुत यूनिक कहानियाँ तभी अलग होंगी या दुनिया से हटकी होंगी तभी चलेंगी जब कोई प्रोड्यूसर या कोई स्टूडियो बैकअप सर सॉरी, मैं आपको करूँ, उससे पहले कोई राइटर लिखे, मतलब मैं क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने लिखी तो हमने बनाई ना। दिस इज़ नॉट माई बेबी, ये इनका बेबी, गिरीश इज बेबी। क्योंकि किसी राइटर ने सोचा कि यार मैं ऐसी कहानी लिखूं, वो लिखे तो सही, प्रोड्यूसर भी सेकेंडरी है। पहली बात तो ऐसी लिखना, बाउंड स्क्रिप्ट होना, क्योंकि आइडियाज़ बहुत हो सकते हैं, आइडियाज़ होना और एक बाउंड स्क्रिप्ट होना, उसमें दो अलग अलग चीज़ें। इनके पास एक बाउंड स्क्रिप्ट थी, जब हमारे पास लेके आए थे एक 90 पेजेस की, 90 पेजेस थे शायद, 89-90 पेजेस की एक बाउंड स्क्रिप्ट लेकर आए थे हमारे पास। वो ऐसा नहीं लेके आए थे कि हमने डेवलप की थी, हमने वो भी बहुत रास्ते करके देखेंगे डेवलप करते, पर होती नहीं है। सॉरी मैंने आपको कट किया, पर मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किसी ने लिखा ऐसा, वो खास बात है मेरे लिए। गिरीश, क्या कहना चाहेंगे? राइटिंग, और सीरियसली राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना अब अगर आप जावेद अख्तर साहब को छोड़ दें, अगर आप इंडस्ट्री का एक चलन देखेंगे तो हमेशा जो लिखने वाला है समबडी हु राइट्स, हु पुट इट डाउन ऑन पेपर, जैसे अभी सोहम बता रहे थे बाउंड स्क्रिप्ट, वो कहीं दरकिनार हो जाता रहा है। और शायद उसकी एक लंबी लड़ाई भी लड़ी गई और दुनिया भर की चीज़ें हुई जो अब राइटरों के फेवर में हुई। व्हाट वाज देयर इन योर माइंड व्हाइल यू पुटिंग इट ऑन पेपर, जब मैं क्रेजी की बात करता हूँ? और क्या आपके जहन में हमेशा यही था, यू वांट सोहम टू प्ले द लीड? लिखते वक्त ये सब नहीं सोचता हूँ मैं, क्योंकि फिर राइटिंग कलर हो जाती है।
लिखते वक्त यू ट्राई टू बी ऑथेंटिक टू द कैरेक्टर, जो भी आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं आप उनको डेवलप होने देते हैं। और सी क्रेज़ी लिखने का आइडिया यही था कि कुछ नया करना है, कुछ एक्साइटिंग करना है, अपने आप को पुश करना है, चैलेंज करना है, कोई नया फॉर्म ढूंढना है, सिंटैक्स ढूंढना है, क्योंकि मैं फिल्मों का फ़ैन हूँ। आई ऑल्सो कंसिडर माई सेल्फ अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा। तो मैं देखता हूँ फिल्में, उनसे सीखता हूँ, समझता हूँ, और यही एज अ स्टूडेंट हम सोचते हैं कि अब हमारे गुरु लोग इतना कुछ करके गए हैं तो हम क्या नया कर सकते हैं। क्रेज़ी उसी एक्सरसाइज का और उसी अटेम्प्ट का एक हिस्सा है, टू डू समथिंग डिफरेंटली, अनकन्वेंशनली। देन अगेन सी राइटिंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन है एक तो राइटिंग की नेचर क्या है ना, एक आई फील एक ऐसा पार्ट है फिल्म मेकिंग का जो कभी ख़त्म ही नहीं होता, इसलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो इस मैडनेस की ये बात कर रहे हैं, अगर उस मैडनेस में कोई मेथड ना हो तो फिर वो नेवर एंडिंग है ये प्रोसेस। उसमें उस मैडनेस में डिसिप्लिन ना हो तो फिर ये नेवर एंडिंग है। तो उसकी सीमा बांधने का जो विजडम है एक राइटर के पास, वो भी होना चाहिए। और फिर इवेंचुअली राइटिंग भले ही बहुत इंपॉर्टेंट हो, शायद सबसे इंपॉर्टेंट हो, आई डोंट नो, बट इवेंचुअली वो एक हिस्सा ही बन के रह जाता है फिल्म मेकिंग का, एक बहुत छोटा इवेंचुअली एक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि फिल्म मेकिंग में और बहुत कुछ आ जाता है, धीरे धीरे जुड़ जाता है। क्योंकि राइटिंग ही अगर काफ़ी होता तो आप स्क्रिप्ट ही पब्लिश कर दो मार्केट में, लेकिन वो काफ़ी नहीं है उसको एलिवेट करने के लिए, या उस कहानी को उसकी जो है चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए वो काफ़ी नहीं है, केवल स्क्रिप्ट, और बहुत कुछ चाहिए। जब राइटर खुद ही डायरेक्ट कर रहे हो तो मज़ेदार है। मैं तो अपने आप को कभी भी एज अ राइटर देखता नहीं था। ये तो इत्तेफाक है कि मैंने एक नॉवल भी लिखी है, कुछ फिल्में भी लिखी हैं, बट आई ऑलवेज सॉ माई सेल्फ एज अ डायरेक्टर हु राइट्स फॉर हिमसेल्फ। जब मैं दूसरे डायरेक्टरों के लिए भी लिखता था तो मेरी फिल्में काफ़ी, मेरी स्क्रिप्ट्स काफ़ी डायरेक्टेड होती थी, द वे दे वर रिटन। तो मेरे लिए वो कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं थी। इनफैक्ट आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और मैं तो यही कहता हूँ कि 12th मैन को बैटिंग करने का चांस मिला है, क्योंकि हम तो पवेलियन में बैठे थे इतने सालों से, तो वो चांस इन्होंने दिया है हमें, राइट। तो हमारे कोच भी ये हैं, हमारे फ्रंट फुट प्लेयर भी ये हैं, है ना। सो हम क्या कहना चाहेंगे जब यू नो समबडी लाइक गिरीश वाज अ फैंटास्टिक राइटर, एवरीवन नोज अबाउट हिम, वो कहते हैं कि जो कोच ये है इन्होंने हमें यू नो अपॉर्चुनिटी दी है कि चलो आप खेलो, एज ए डायरेक्टर खेलो, क्या कहना चाहेंगे, व्हाट्स योर टेक? और क्या आपका खुद का निजी दर्द भी निकल के आता है जब मैं बात करता हूँ इतनी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इतनी बेहतरीन फिल्म तुम्बाड़ जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म देने के बावजूद, इस इंडस्ट्री का हिस्सा होने के बावजूद अभी भी स्टूडियो को और यू नो फाइनेंशियल फंडिंग के लिए जंग जारी है। कहाँ चूक रह गई, और कहाँ, क्या लगता है आपको कि इन चीज़ों, इन एरियाज़ पे इंडस्ट्री को काम करना चाहिए जहाँ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर आके अपने कंटेंट को लोगों तक पहुँचा सके? मुझे पहले बहुत दर्द होता था जो आप ये कह रहे हो कि यार तुम्बाड़ बनाई है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं क्रेज़ी के लिए और हमें फंडिंग नहीं मिल रही है। पर मुझे आज की डेट में दर्द नहीं होता है, क्योंकि धीरे धीरे आप समझते हो इस बिज़नेस को। जो पैसे नहीं दे रहे हैं वो उनका अपना करेक्ट रीज़न है, वो एक डेटा पर, चीज़ों पर वर्क करते हैं। दे वांट टू प्ले सेफ, दे डू नॉट वांट टू लूज़ मनी। उनको गैम्बल नहीं करना है। जितने भी स्टूडियोज़ हैं उनको एक नंबर है, नंबर के ऊपर या कुछ प्रेसिडेंट चाहिए कि कैसे क्या वर्क करता है। तो मुझे पहले दर्द होता था, अभी दर्द नहीं होता। मुझे अभी ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारे एक इकोसिस्टम की कमी है। जो मैं करना चाह रहा हूँ वो लेजिटिमेट चीज़ है, उसके लिए ऑडियंस है मुझे लगता है, पर हमारे इकोसिस्टम नहीं कि उतने प्यार से वो चीज़ बने और उतने प्यार से लोगों तक पहुँचाई जाए। पहुँचाना बहुत बड़ा पार्ट है इसका। जितना बनाना इम्पॉर्टेंट है उतना ही लोगों तक पहुँचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि लोगों तक पहुँचे, लोगों को अवेयरनेस हो। अब देखिए ना कि हम नए स्टार पैदा नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट शाहरुख खान बनाना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फेमिलियर स्टार होना, कि 10 साल में हमारे कोई ऐसा एक्टर नहीं आया जिस पर आप ओपनिंग ले सकें। आप कितना भी कंटेंट बना लो, एक फेमिलियर चेहरा है तो कंटेंट को सपोर्ट है कि वो, कि जैसे वेस्ट में आपको ऐसे बहुत सारे एक्टर मिलेंगे कि टॉम क्रूज़ हैं या ब्रैड पिट या डिकैप्रियो हैं, तो बहुत ऐसे एक्टर भी हैं जिनके साथ आप एक बजट की फिल्म बना सकते हो। हमारे वो सिस्टम ही नहीं है। या तो आप जो पॉपुलर स्टार हैं उतने हैं, या उसके बाद कुछ है ही नहीं, फिर आप OTT के लिए फिल्म बना सकते हो, थिएटर के लिए फिल्म नहीं बना सकते हो। तो मुझे लगता है कि कोई स्टूडियो, कोई प्रोडक्शन हाउस उस दिशा में काम नहीं कर रहा है।
और वो इकोसिस्टम हमारे यहाँ है नहीं। वो हो तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो मुझे लगता है कि उसकी कमी है कहीं ना कहीं। जैसे आपने कहा कि अब लोग कैलकुलेटर पे ज़्यादा फिल्में बनाते हैं, उस जुनून और उस मोहब्बत से नहीं बनाते। जिस दौर में फिल्में बना करती थी, बिल्कुल, लोग अपने घर बार बेच के फिल्में बनाया करते थे, वो जुनून और वो श्रद्धा या वो प्यार था सिनेमा के प्रति। अभी यू आर सेइंग द पीपल आर मोर ऑन कैलकुलेटर। मतलब हमारे ना जब हम पढ़ाई किया करते थे ना, टेक्स्ट बुक में एक लाइन हुआ करती थी, व्यापार जोखिम का खेल है। ये एक लाइन हुआ करती थी। तो बिज़नेस कोई भी हो, और ये तो खासकर फिल्म मेकिंग बिज़नेस जो है वो थोड़ा सा है जोखिम वाला। और मुझे लगता है कि जब से स्टूडियो कल्चर आया है, हमारे प्रोड्यूसर्स ने जोखिम लेना बंद कर दिया है। तो वो पैशन कम हो गया। हर आदमी सेफ खेलना चाहता है। और सेकंड बात है कि आपका कुछ स्टेक पे नहीं है। एज ए प्रोड्यूसर इन्होंने एक्ट करना तैयार हो गए, मैं स्टूडियो मैंने पैसे दे दिया, आपको टेबल पे प्रॉफिट, आपका कुछ स्टेक तो है ही नहीं ना। पहले वो प्रोड्यूसर हुआ करते थे कि हम स्टोरी सुनते थे, राज कपूर साहब ने बंगला बेच दिया, उनको गाना समझ में नहीं आया, रीशूट कर दिया। अब फिल्म मेकिंग वही है। फिल्म मेकिंग ऐसा नहीं है ना ये दीवार बनानी है, इसमें इतना सीमेंट लगेगा, इतना ईंट लगेगा, वो कैलकुलेशन नहीं है। कभी बैठा नहीं बैठा। जैसे छोटी सी बात बताता हूँ मैं, और इसमें स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि एक हमारी जैसे फिल्म चालू हुई, एक शेड्यूल बना के 38 डेज़ 40 डेज़ उस हिसाब से काम चालू हुआ। पहले दिन मैं देख रहा हूँ सेट पे थोड़ी भागा दौड़ी है, सब में एक एंग्जाइटी है कि आज का जो अचीव करना था वो अचीव नहीं हो पाया। तो मैंने गिरीश को कहा, मैंने कहा आप आराम से शूट करो, आप 5 दिन एज एन एक्टर मेरे खाते से ले लो। फिर जाके जो हमारे प्रोड्यूसर थे अंकित, मैंने उनको समझाया। बात इस स्टोरी की सिर्फ ये कि ये मेरी लर्निंग है, ये मैं समझता हूँ कि स्ट्रांगली समझता हूँ कि हर फिल्म में वो 5, 7, 10 दिन का ना एक बफर होना चाहिए। उससे आपकी क्वालिटी ना दिन रात का फ़र्क हो जाएगा। क्योंकि क्रिएटिव आदमी को आपको कहना पड़ेगा भाई तू आराम से शूट कर, तू ऐसा भागम, ये वो काम नहीं है ना कि भागम दौड़ी में जल्दबाजी में होने वाला काम नहीं। मतलब सीन अभी एक्टर ने डिलीवर नहीं किया, लाइट गई, चलिए 100 चीज़ें हैं ना, डायरेक्टर के हाथ में कोई हैं सब चीज़ें। मुझे लगता है कि वो 5, 7, 10 दिन का बफर हर फिल्म पर होना चाहिए। उससे फिल्म की क्वालिटी चेंज हो सकती है। और इट्स अ बिजनेस डिसीजन, इट्स नॉट एन पैशन एंड इमोशनल डिसीजन। पैशन है वो एक साथ में, इसके पैशन के साथ साथ मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं एक बिजनेस भी इन्वॉल्व है कि मेरी फिल्म की क्वालिटी बढ़िया होगी तो आगे मेरी जर्नी आसान होगी। तो मुझे लगता है ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हाउसेस को। गिरीश सर, आपसे पूछना चाहूँगा, जब क्रेजी की मैं बात करता हूँ, क्योंकि आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं, एक यू नो साइलेंट जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक ऐसा आर्टिस्ट, एक ऐसा एक्टर जो आपकी फिल्म को लीड कर रहा है, वो तुम्बाड़ का हिस्सा रहा है, यू नो, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी रहती है। जब हम सोम शाक बोलते हैं तो अमूमन जहन में कहीं बैक ऑफ द माइंड तुम्बाड़ चलता रहता है। इट्स नॉट अबाउट मी टेलिंग यू, आस्क एनी यू नो आम आदमी, दिल टेल यू द सेम थिंग। तो क्या आपको कहीं वो यू नो उस बात को लेकर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है, या यू नो लिटिल यू नो यू आर अप्रेहेंसिव अबाउट इट? नहीं, देखिए वो एडवांटेज था मेरे लिए, क्योंकि तुम्बाड़ नहीं आती तो शायद मैं इनके पास नहीं जाता, है ना। तो तुम्बाड़ का कोई बैगेज नहीं था मेरे लिए। इट वॉज अ प्योर एडवांटेज कि जिस आदमी ने तुम्बाड़ की है शायद वो इस कहानी को समझे, और जबकि मेरी कहानी का उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उस जोन में ही नहीं है, उस जॉनरा में भी नहीं है। बट आप किसी का एस्थेटिक और किसी का एप्टीट्यूड और किसी का पैशन जज कर सकते हो फ्रॉम द कंटेंट। अभी भी हम जो ये सब बात कर रहे हैं ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, बट असलियत तो 28 फरवरी को ही पता चलेगी कि हमारी हैसियत है क्या, यू नो, हमारी पैशन है क्या, या हमारा हुनर है क्या, राइट। तो वो तुम्बाड़ देख के समझ में आया, जैसे इनको कुछ मुझ में दिखा, मुझे बहुत कुछ दिखा इनमें, राइट। तो मेरे लिए वो हमेशा एक एडवांटेज था कि जिस आदमी ने तुम्बाड़ बनाया है, भले ही कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो हमारे में, मेरे लिए बहुत आसान था अपने आप को याद दिलाना इस आदमी ने तुम्बाड़ बनाई है तो शायद इसको तेरे से ज़्यादा मालूम है ना। तो मेरे लिए वो हमेशा एक एडवांटेज था। और फिर एक बार जब हम क्रेजी कर रहे थे तो ब्लाइंडर्स ऑन थे, टनल विजन था, यही पिक्चर है और कुछ। आई डोंट थिंक इनके भी वो जहन में था या ख्यालों में कोई बात थी तुम्बाड़ की, ना मेरे अंदर थी। हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हमने जिस स्क्रिप्ट पे अग्री किया है हम उस स्क्रिप्ट को जस्टिस करें, और बड़ा मज़ा आया। काफ़ी एक्टिंग हम दोनों ने ही की है। बहुत मज़ा आया। ये जो बात है ना कि जो गिरीश ने बात कही कि हमारा शुरू के जो फिल्म चालू होने से 5-7 दिन पहले ये था कि हो सकता हम ना बनाएं फिल्म, अलाइन नहीं था हल्का सा। पर ये जो इन्होंने कहा लास्ट, इनका ट्रस्ट का कार्ड ये था कि यार इस आदमी ने तुम्बाड़ बनाई है तो ये आदमी कहीं ना कहीं समझता होगा। और मेरा ये था कि यार इस आदमी ने स्क्रिप्ट लिखी है, क्योंकि मैं बहुत सारी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो ऐसी स्क्रिप्ट होती नहीं है
जिस आदमी ने स्क्रिप्ट लिखी है तो उसको कुछ ना कुछ पता होगा। तो जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती है, दाढ़ी जैसे कि गिरीश को चाहिए था कि डॉक्टर की दाढ़ी नहीं होती, मुझे लगता था यार मैं दाढ़ी में बहुत अच्छा लगता हूँ। एक एक्टर का मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं वैसा इंस्टा वाला एक्टर हूँ नहीं, पर फिर भी इतना लगता है कि यार दाढ़ी में आप ठीक लगते हो। तो मुझे याद है कि एक किस्सा कि गिरीश तैयार नहीं हो रहे थे इस बात पे, दाढ़ी के भी अच्छे लगते हो। मुझे लगता है लुकिंग सेक्सीएस्ट इन क्रेजी। तो क्या हुआ कि गिरीश मान नहीं रहे थे, मैं हर तरीके से बहुत पुश कर रहा था कि आप मान जाओ, तो नहीं मान रहे थे। तो एक दिन 11 साढ़े 11 बजे की बात थी, ऑफिस में हम कहीं वर्कशॉप कर रहे थे साथ में, तो ये माने नहीं। तो मैंने कहा कभी प्रोडक्शन को कहा बुलाओ बाबर को बुलाया, याद है आपको गंगा भवन, वो उसने वहीं दाढ़ी साफ़ की और मैंने कहा जी हो गई दाढ़ी साफ़, अब बताइए आप। तो वो जो पर हमारा जो फिल्म चालू होने से पहले मुझे लगता है कि ट्रस्ट का जो धागा था वो ये था, इनके लिए था कि इन्होंने तुम्बाड़ बनाई है कहीं ना कहीं, जो मुझे लगता है, और मुझे लगता था इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, तो जिसने ये लिखी है वो लिखने के लिए कुछ ना कुछ तो समझ चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि आदमी धूल में ऐसे स्क्रिप्ट। बट नॉट ओनली दैट, आई थिंक इनका जो अप्रोच है टू हिज क्राफ्ट एंड हिज आर्ट वो है ऑफ कंप्लीट सरेंडर। जो इन्होंने किया टू मी, टू अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, वो भी बड़प्पन है। एक एक्टर की सिक्योरिटी भी है और बड़प्पन भी है। नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस थंब रूल में बहुत मानता हूँ कि मैंने स्क्रिप्ट फाइनल कर लिया एज ए प्रोड्यूसर एक्टर, सेट पे डायरेक्टर जो है वो मेरा मालिक है, वो कहेगा कि यहाँ से जंप लगाना है तो लगा। मैं उसको सजेशन दे सकता हूँ कि यार मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन यहाँ से जंप लगानी, पर मेरे को ये बहुत क्लैरिटी है कि उस सेट पे मैं मालिक नहीं हूँ, उस सेट का जो मालिक है वो मेरा डायरेक्टर है वो। और मैं उस बात में मुझे बहुत खुशी महसूस होती है और मुझे लगता है कि वो बहुत ही डिग्निफाइड तरीका है काम करने का। अगर मैंने कोई स्क्रिप्ट हाँ कह दी, सेट पे जाने से पहले मैं प्रोड्यूसर के सारे पार्ट प्ले कर सकता हूँ, मैं आपके साथ 3 दिन का शूट भी कर सकता हूँ, मैं आपको एक कहता हूँ कि आप मुझे बना कर दिखाओ कि मैं आपके साथ काम करूँगा या नहीं करूँगा। पर अगर मैंने ट्रस्ट दिखाया है, मैंने स्क्रिप्ट हाँ कही है, तो फिर डायरेक्टर जो कहेगा मुझे वो सेट पे करना है। मैं उस बात में 1 मिनट नहीं सोचता हूँ, फिर डायरेक्टर जो कहेगा वो मुझे करना है। जैसे कि हमारा वो पहला दिन था, दूसरा दिन था, जिस दिन वो एकदम वो जो सीन हुआ था और एकदम सब कुछ, चौथा दिन था वो चौथा दिन था जब मैं रो दिया था, जब आप रो दिए थे। तो ये सब चलता है, फिर भी क्या होता है कि थोड़े से टीदिंग इश्यूज होते हैं, थोड़े मेरे खुशी के आंसू थे वो। हाँ मुझे याद है, आया नहीं मुझे वैसे तो मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। तीसरा चौथा दिन था और वो जो लोकेशन हमने शूट किया फिल्म में, आपको ट्रेलर में दिखता भी होगा कि एक गाड़ी कहीं रुकी हुई है, जो टीजर में भी दिखता है, वो हमारी सबसे सुंदर लोकेशन थी। वो और टनल, आई गेस 2 लोकेशन थी जहाँ में बहुत मज़ा आया था। एक तो मई का टाइम था और वो पहाड़ था, और पहाड़ पे आपको कोई एसी पंखे की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कैनोपी लगा लो और बैठ जाओ, इतना मज़ा आता था वहाँ, क्योंकि इतनी मतलब इतना मज़ा आता, इतना खूबसूरत था वो। तो चौथा दिन था, तो एक सीन किया हमने और वो इतना परफेक्ट हुआ कि बस वहाँ से हमारी आइस ब्रेक होगी। वहाँ से ये हो गया कि इनको भी ट्रस्ट आ गया कि हाँ ये सब सेट है मामला। ये रो दिए उस सीन में, और वो मतलब सीन हो नहीं रहा था, उसमें सब था भागा दौड़ी थी, लाइट चली जाएगी, ये हो जाएगा, और वो क्रैक हो गया। फिर उसके बाद बहुत मज़ा आया हमें। वो जो जर्नी थी महाराष्ट्र की, जो हमारे 15-20 दिन का शूट था पहला शेड्यूल, उसमें हमने बहुत मज़े किए कि टनल में शूट कर रहे हैं, रात को शूट कर रहे हैं, खाट है, खाट पे लेटे हुए हैं। और मुझे लगता है कि वो जो अभी मैं बात जैसे आपको कर रहा हूँ ना, वो फिल्म बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, वो इतना मज़ेदार होता है कि आप कहोगे कि यार वहाँ चले जा, कहीं को ट्रैवल करके दिमाग में प्लान करके कोई जाता है, जो शूटिंग के बहाने आप कहीं जाते हो और वो शहर को ढूंढते हो, आसपास की चीज़ें देखते हो, सेट की जो एनर्जी होती है वो अद्भुत होती है, कुछ अलग ही मज़ा होता है उसमें। तो आई कैन फील इट। अच्छा, आखिरी सवाल आप दोनों से। सोहम, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से? जब मैं देखिए जितना भी क्रेजी का बाहर आया है, पीपल आर लविंग इट, एक्साइटमेंट है, वो क्यूरियोसिटी जनरेट हो चुकी है लोगों के बीच में कि क्या होगा। अब एक ट्रेलर और टीजर के माध्यम से सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि बच्ची किडनैप हुई है और बाप ढूंढ रहे हैं और माता पता नहीं कहाँ है, यू कांट गेट एनी आइडिया। आपको लग रहा है सब कुछ इतना की, और क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि क्या होगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से? द पीपल हु लव यू बिकॉज ऑफ तुम्बाड़ एंड अदर बॉडी ऑफ वर्क यू हैव डन इन द सिनेमा, व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ क्रेजी? आई थिंक जैसे तुम्बाड़ में हमने एक हॉरर जॉनरा में जाके कुछ नया करने की कोशिश की थी, वैसे ही क्रेजी में हमने थ्रिलर में जाके कुछ नया करने की कोशिश की है। और डेफिनेटली तुम्बाड़ नहीं है ये फिल्म, तुम्बाड़ पीरियड फिल्म थी, क्लासिक स्ट्रक्चर था, 3 जनरेशन की स्टोरी थी। क्रेजी 1 दिन की कहानी है। पर ये मेरा प्रॉमिस है कि जैसे तुम्बाड़ में कुछ नयापन था, क्रेजी में नयापन है। जैसे तुम्बाड़ अनप्रिडिक्टेबल थी, वैसे ही क्रेजी अनप्रिडिक्टेबल है। तो आपको बहुत मज़ा आएगा, इट्स अ फन राइड।
और बहुत मज़े करके निकलोगे। तो प्लीज़ आप लोग जाइए, अगर आपको ट्रेलर पसंद आया तो प्लीज़ सिनेमा में जाइए, प्लीज़ देखिए। हम बिना किसी की हेल्प की फिल्में बनाते हैं, खुद की फिल्में बनाते हैं, खुद के रिसोर्सेज से बनाते हैं, तो प्लीज़ देखिए हमारी फिल्में। देखिए ये सब जो इन्होंने बोला वो तो है, ठीक है, एज एन ऑडियंस आपको मज़ा आएगा ही, क्योंकि एक मज़ेदार पिक्चर बनाने की कोशिश तो की है। बट आई ऑल्सो फील इट्स अ वेरी ब्रेव फिल्म। जो चॉइसेस लिए गए हैं इस कहानी को किस पर्सपेक्टिव से सुनाना है, और जो ट्रीटमेंट है, जो टेलिंग ऑफ द टेल है, वो बहुत ही ब्रेव है। और ये कुछ ऐसे लोगों ने बनाई है जो सिनेमा के बारे में बहुत पैशनेट हैं, उसे बहुत पसंद करते हैं, उसे जीते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ने फिल्म बनाई, आप ये समझ लीजिए सिनेमा के स्टूडेंट्स ने कोशिश की है कि हमें जो सिनेमा समझ में आ रहा है उसके साथ हम क्या क्या और कर सकते हैं, एक स्टेप आगे लेने की कोशिश की है हमने इन द टेलिंग ऑफ अ टेल। तो उसके लिए भी देखनी चाहिए लोगों को, जिन्हें सिनेमा में इंटरेस्ट है उनको क्रेजी देखनी चाहिए। आखिरी सवाल सोहम सर आपसे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप दोनों, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, जैसे इन्होंने कहा ना कि बहुत ब्रेव फिल्म है, तो हमें एक प्रोडक्शन मतलब एक स्टूडियो फिल्म के लिए फंड करने के लिए तैयार था, पर जिस तरीके से इन्होंने कहा ना, जिस तरीके से बनाई गई फिल्म, वो कह रहे थे ये तरीका मत बदल दो, आप इस तरीके को नहीं अपनाकर आप कोई दूसरा तरीका, ऐसे वाला तरीका अपना लो। मैं उसी पर हाँ, तो हमने वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार, ये जो इसकी खास बात है वो ये तरीका ही है। We are ready to fund you, but you have to do these changes. There'll be a monitor sitting on your head who will be guiding you. तो मुझे याद है वो इंडिगो करके यहाँ कैफ़े है, हम मिले थे उन लेडी से और शी लाइक द स्क्रिप्ट एंड दे वर ओके विद दैट। बट उनको ये लगा यार ये जो आप तरीके से सुना रहे हो कहानी, इस तरीके से ना सुनाकर आप दूसरे तरीके से सुना दो। तो मैंने कहा नहीं यार, हम बनाई इस फिल्म को इसलिए रहे हैं कि राइटर ने ये तरीका अपनाया है कहानी को सुनाने का। अगर राइटर दूसरा तरीका अपनाएगा तो फिर रेगुलर फिल्म हो जाएगी, फिर कोई मज़ा ही नहीं है हमारे लिए। आखिरी सवाल, फिर आई एम डन। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप दोनों अपनी अपनी काबिलियत के बल पे, और सिनेमा की बात करें, जब आप खुद अपने पास से पैसा लगा रहे हैं ना, somebody is investing money, मैं ऐसा मानता हूँ कि पैसा मोहब्बत की तस्दीक है जी। पैसा एक ऐसी चीज़ है आप जिस पे खर्च करते हैं, मतलब आप उससे प्यार करते हैं। बिल्कुल ठीक, आप निजी ज़िंदगी में भी आप देख लीजिए, व्हेन यू इन्वेस्टिंग अ मनी, और आप दोनों अपनी अपनी जो भी जिस मकाम पे हैं। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज आप जिस मकाम पे हैं, जिस जगह इंडस्ट्री में आपने बनाई है, अगर किसी एक शख्स का, शायद मुश्किल हो आपके लिए कहना, किसी एक का को आप इस बात का क्रेडिट या शुक्रिया अदा करना चाहें इंडस्ट्री में, तो वो कौन होगा और क्यों? मतलब ऐसे बहुत लोग होंगे कि जिनके कारण मैं यहाँ हूँ। मतलब आपके आसपास के दोस्त होते हैं कि मैंने एक टफ़ जर्नी की है कि छोड़ दूँ, मैं फिट इन नहीं होता था, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे कल्चर नहीं पता था, मैं बहुत ही स्मॉल टाउन से, आउटसाइडर में भी आउटसाइडर का आउटसाइडर हूँ। तो वो सब एक प्रॉब्लम रही है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे दोस्तों का, आसपास के दोस्तों का बहुत सहयोग रहा है, बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे आसपास के जो लोग हैं, जैसे उनसे बहुत सीखा है। जैसे गिरीश से मैंने बहुत कुछ सीखा। गिरीश सलीम जावेद के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो एक सिनेमा को लेकर एक अलग तरह का पर्सपेक्टिव मैंने गिरीश से समझा। तो बहुत सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है, बट फिर भी मुझे लगता है कि राम गोपाल वर्मा और अनुराग कश्यप नहीं आते इस इंडस्ट्री में तो हम आज यहाँ नहीं होते, क्योंकि वो आए, उन्होंने एक नए सिनेमा की शुरुआत की। नहीं तो उससे पहले सिनेमा बहुत ही अलग तरह का बना। हाँ, अमिताभ बच्चन हैं और मिथुन चक्रवर्ती हैं, अब हीरो बहुत लंबा चौड़ा हो, वो अलग तरह के हीरो थे। राम गोपाल वर्मा की फिल्म के हीरो अलग आए, अनुराग कश्यप की फिल्म के हीरो अलग आए, फिर उनसे कुछ और निकले, फिर उनसे कोई और निकले। मेरा कोई डायरेक्ट मैं कभी मिला नहीं हूँ राम गोपाल वर्मा साहब से, मैं मिला हूँ अनुराग से, तो फिर भी मैं मिला हूँ, कोई डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन नहीं है। पर मुझे लगता है कि उन्होंने आकर कुछ तो मशाल लेकर आगे चले वो सिनेमा को बदलने की, जिसकी लॉ यहाँ तक पहुँच रही है। मैं भी कुछ ऐसा ही जवाब देने वाला हूँ और चाहता हूँ। मुझे इनको तो थैंक यू बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इन्हें कहता भी हूँ, सनी के पब्लिक में कह रहा हूँ कि ही इज़ एन एसेट टू इंडियन सिनेमा। जो इनके चॉइसेस हैं और जो इनके फिल्मोग्राफी है वो बहुत ज़रूरी है इंडियन सिनेमा के लिए। तो वो यही कर रहे हैं और कोई कर नहीं रहा है, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा थैंक यू इनको ही है। इन्होंने जो नाम लिए वो भी अनिवार्य है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं, गुरु लोग हैं, जिन्होंने नींव रखी है इस इंडस्ट्री की, और जो हमारी एक
हिंदुस्तानी डीएनए है स्टोरी टेलिंग की। राइट। ऑफ कोर्स शुरुआत तो होती है वेद व्यास जी से, वहाँ से ही कहानियों की शुरुआत होती है हमारे लिए। लेकिन जो रिसेंट पिछले 80-100 साल में जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने नींव रखी है, चाहे राज कपूर साहब का नाम लिया, इन्होंने विजय आनंद जी हैं, वी शांताराम हैं, मोर रिसेंटली गुरुदत्त साहब हैं, सलीम जावेद साहब हैं, और मेरे लिए तो रिसेंटली ये सब लोग, राजकुमार संतोषी जी, सुभाष घाई की फिल्में, मुकुल आनंद हैं, जितने भी आनंद हैं, मैं तो तीनों आनंद शहनशाह, मतलब क्या पिक्चर है तो कालिया, शहनशाह, मतलब आई थिंक कालिया भी टीनू सर की है। हाँ, अच्छा, ये सब ग्रेट फिल्म मेकर। आनंद तो जितने थे, देवानंद साहब से लेके सिद्धार्थ आनंद तक, मुझे लगता है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, तो आनंद ला रहे हैं इंडस्ट्री में। तो आई थिंक ये सब लोगों ने नींव रखी है और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, ये कोई नहीं होता। तो और राम गोपाल वर्मा सर भी उसमें एक हैं, और बहुत सारे नाम है, मणिरत्नम सर हैं, मैं तो विशाल जी, गुलजार साहब को भी इसी लिस्ट में गिनता हूँ। और इन लोगों के साथ काम करने का मौका हम दोनों को मिला, हमें कुछ सीखने को भी मिला। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है, हम इसमें छोटा सा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम सॉरी, द लास्ट वन। इस बात का मलाल होता है कि कहीं जिस तरह से आप सिनेमा दिखाना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, अगर फंडिंग को लेके चीज़ें आसान होती हैं, तो जिस तरह की बंदिशों का सामना आपको करना पड़ा, आपको खुद फंड करना पड़ा, वो नहीं करना पड़ता। और शायद तुम्बाड़ के बाद अभी भी तुम्बाड़ को टाइम हो गया, 3-4 फिल्में और कर चुके होते अगर लोगों ने सपोर्ट किया होता, इंडस्ट्री सपोर्ट मिला होता, खास करके स्टूडियोज का। ये आपको बेस्ट आंसर देंगे इस बात। मुझे ना बिल्कुल मलाल नहीं होता, मुझे लगता है यही जर्नी थी। एक तो मैं मानता हूँ जो लिखा है वो होता है, मैं मानता हूँ, ये इनकी फिलॉसफी, ये मेरी फिलॉसफी है, वो होना है वही होता है। दूसरा मुझे लगता है वो परफेक्ट टाइम के हिसाब से होता है। मुझे बहुत मज़ा आता है कि मुझे पेन मिला, क्योंकि पेन ने मुझे कुछ सिखाया। नो पेन नो गेन, दिस इज़ माई फिलॉसफी। अगर मैं स्ट्रगल नहीं करूँगा तो मैं सीखूँगा ही नहीं। और अगर आज क्रेज़ी चले, फेल हो, आप इतनी बात कर रहे हो सोहम शाह के नाम से तुम्बाड़, तो मुझे लगता है ये मैंने अर्न किया है मेरी मेहनत से। ये मुझे ऐसे मेरी प्लेट पर नहीं मिल गया। मुझे मेरी प्लेट पे कुछ भी मिल जाए मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे मेहनत से चाहिए। तो मुझे वो मेहनत में बहुत मज़ा आता है। तो वो जो स्ट्रगल है वो मुझे मेरी स्टोरी का पार्ट लगता है। मैं अपनी बायोग्राफी को भी बाहर से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार ये मज़ेदार है कि किसी ने पैसे नहीं लगाए, फिर आपने कुछ प्रॉपर्टी बेची, आपने मतलब 2019 में ही हमने, गिरीश ने स्क्रिप्ट सुनाई थी, मुझे लगता है दूसरे तीसरे दिन हमने आपको साइन कर लिया था कि हाँ कि हमें ये फिल्म पसंद है, हम करने वाले हैं। उसके बाद हमने बहुत स्टूडियोज़ के चक्कर लगाए पर किसी ने पैसे दिए ही नहीं। फिर 2022 में मैंने कुछ रिसोर्सेज इकट्ठे करके फिल्म चालू की। तो मुझे वो स्टोरी मतलब बहुत मज़ेदार लगती है, मुझे बहुत यूनिक जर्नी लगती है। तो मुझे कोई मलाल नहीं है कि किसी ने सपोर्ट किया, किसी ने नहीं किया। जिसको सपोर्ट करना चाहिए था उसने सपोर्ट किया, वो है ऑडियंस, वो है आप जैसे लोग, क्रिटिक्स, जिन्होंने तुम्बाड़ को इतना प्यार दिया। ऑडियंस ने इतना प्यार दिया कि 6 साल अमेज़ॉन प्राइम पर फिल्म है, यूट्यूब पर फिल्म है, और वो री रिलीज़ में सबसे बड़ा नंबर करती है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो देर आए दुरुस्त आए, मुझे लगता है। अब सोचिए कितनी बेहतरीन फिल्म और कितना कॉन्फिडेंस होगा मेकर्स के पास जब वो कहते हैं कि मलाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहम, गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि ऑडियंस आए और इस फिल्म को ज़रूर देखे, क्योंकि ये यहाँ से है, यहाँ से नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।